मतलब टैट का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही मिला आपकी तरफ से। जैसे कि आपने बताया कि टैट जाने वाले थे, उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट हैपेंड, उन्होंने पूछा कि डू यू वांट वन मोर नेम, तो ओके जस्ट नंबर 28। इससे पहले की तैयारी क्या क्या करें, एक फ्रेशर्स को लिए क्या एडवाइस है ये? हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एसबी साई के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, आज जो मैं इंटरव्यू लेके आया हूं, ये इंटरव्यू स्पेशल है अगेन। रीजन इसकी इस इंटरव्यू की डिमांड की गई है बहुत सारे कैंडिडेट्स से। उन्होंने बोला कि साहब मोहित को बुलाओ। मोहित को बुलाओ क्यों? क्योंकि मोहित इज अ 3 times रिकमेंडेड कैंडिडेट जो अपने 10th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है। तो गाइस, फाइनली मोहित इज हियर। मोहित, कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो for your मच 3 recommendations in a row। कैसा लग रहा है तुमको मोहित? सर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि व्हेन यू डिज़ायर समथिंग, जो भी बहुत टाइम से तुम उसके लिए एफर्ट मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और जब वो इतनी मेहनत के बाद तुम्हें मिलती है तो सर ऑफकोर्स अच्छा तो लगता है। तो आई वुड से कि बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर गेटिंग 3 times रिकमेंडेड। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोहित 3 डिफरेंट बोर्ड से रिकमेंड हुए। मोहित कहाँ से रिकमेंड हुए आकर? सर फर्स्ट टाइम तो आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 24 SSB बैंगलोर, सेकेंड टाइम फ्रॉम 33 SSB भोपाल, एंड थर्ड टाइम फ्रॉम 11 SSB प्रयागराज। सबसे ज्यादा मजा किस में आया? सो फर्स्ट रिकमेंडेशन है ऑब्वियसली। क्यों? व्हाट वाज सो स्पेशल? सर स्पेशल यही था कि उससे पहले तक यही देखा था कि कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट अनाउंस होता है और तुम्हें वैसे ही होपलेस होके मतलब घर लौटना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत उसी टाइम की थी, मेहनत हर बार करते हो, तुम उतनी मेहनत करते हो। बस ये रहता है कि जब तुम रिकमेंड होते हो शायद तुम थोड़ा सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो। तो वही है, मेहनत हर बार करता था और जब रिजल्ट नहीं मिलता था तो आंसू तब भी होते थे, बट डिफरेंस यही था कि इस बार खुशी के आंसू थे। और अच्छा तो बहुत लगता है, मतलब वो इतने रिकमेंडेशन के बाद, जब इतने अटेम्प्ट्स के बाद जब रिकमेंडेशन मिलता है तो उसकी खुशी सर वो फील ही की जा सकती है। आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोहित कुमार ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इंडियन आर्मी फ्रॉम 24 SSB, then he got recommended from 33 SSB भोपाल। he also got जब मुझे रिकमेंड हुए जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच से हुए, and his third recommendation is from the TGC entry। यस सर। right, and it is from the 11 SSB Allahabad, that is प्रयागराज। आप ये देख रहे हैं कि लाइक 3 डिफरेंट बोर्ड, राइट। सो इसका मतलब ये है कि भैया सही बंदा जा रहा है फौज के अंदर। तो लेट्स टॉक अबाउट योर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, ठीक है? तो क्या तुमको पता था अपने 10th अटेम्प्ट के अंदर कि यू आर गेटिंग सेलेक्टेड बेस्ड ऑन योर कॉन्फ्रेंस? सर एक आइडिया तो मुझे था, क्योंकि सर इससे पहले ये होता था कि कॉन्फ्रेंस से पहले ना ही वेट होता था और अंदर भी ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछी नहीं जाती थी। हाँ। तो इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हुआ था। लाइक बिफोर माई कॉन्फ्रेंस देयर वाज अ वेटिंग ऑफ अराउंड 8 to 9 minutes। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा था कि ये शायद डिस्कशन कुछ हो रहा है। हाँ। और परफॉर्म तो किया था, डिसेंट परफॉर्म किया था। लाइक तुम्हारे ग्रुप वाले भी तुम्हें एक आइडिया दे देते हैं, तुम्हें भी थोड़ा सा इतना तो सेल्फ एनालिसिस होता है कि हाँ मैंने कैसा इंटरव्यू दिया है, हाँ। मैंने क्या GTO में किया है। बट वही है कि जब तक वो चीज़ मिली नहीं है तो तुम कितना भी कर लो, तुम अचानक से ये नहीं सोच सकते, क्योंकि वो चीज़ छोटी नहीं है। टू गेट रिकमेंडेड फॉर अ पर्सन जो कभी नहीं हुआ है, तो तुम सब कुछ करने के बाद भी नहीं सोचते हो, ना इतना कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ मैं रिकमेंड होऊंगा। बट स्टिल हाँ, एक थोड़ा सा था कि शायद इस बार होऊंगा, बट होने के बाद कैसा लगेगा उसका तो कोई भी आइडिया नहीं। So, जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट जब हमारा रिकमेंडेशन होता है वो बहुत प्यारा होता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कॉन्फ्रेंस का, व्हेन एसएसए कम्स, वो वाला सीन हो तुम्हारा जब चेस्ट में बुलाया गया। ओके सर, मतलब अभी बताऊंगा तो शायद कई लोगों को लगेगा कि शायद ये कोई स्टोरी मेडअप कर रहा है, बट ये सच में हुआ था और वो मतलब भूल नहीं सकता। लाइक वी वर स्टैंडिंग बिलो द शेड, जो वहाँ पे शेड रहता है बैंगलोर में जहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होता है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग खड़े हुए थे, अपने अपने लाइन से खड़े हुए थे, 10-10 की रो में, 40 वी वर 40 एंड 10-10 की लाइन में 4 लोग 4 लाइन में खड़े थे, और अपना अपना सबका सामान साइड में था। और हमें बार बार बोला जाता था कि ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लो, हम बैठ जाते थे, फिर बोलते थे सर आने वाले हैं, फिर खड़े हो जाते थे। तो ये चल रहा था। फिर जब सर आए तो सर जो रिजल्ट लेके आने वाले थे, सर जो लेके आ रहे थे, उनको जब हमने देखा, वो सामने एक बिल्डिंग रहती है जो कि वहाँ से अराउंड 100 मीटर की दूरी पे होगी। तो वो बिल्डिंग से निकले, उनके एक हाथ में फाइल थी और उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। मतलब वहाँ पे उस एरिया में सामने हम सब खड़े, हम तो लिटरली वेट कर रहे कि आ गए, सबकी नज़र उन्हीं पे है
जो हमारे साथ CHM वगैरह हैं सब अपनी यूनिफॉर्म में वो भी वहीं खड़े हैं, सबकी नज़र उन पर, उन्होंने सिगरेट निकाली, उन्होंने एक हाथ में पहले, एक हाथ से ही पता नहीं उन्होंने कैसे लाइटर निकाला, जलाया, सब कुछ किया, और 2-3 गश्त के बाद जो उन्होंने सिगरेट फेंकी है वो घूमते हुए आगे जा रही है और वो चल रहे हैं, और ये सब कुछ हमें स्लो मोशन में दिख रहा है क्योंकि हमारा तो सब कुछ रुक चुका है, क्योंकि हम रिजल्ट अवेट कर रहे हो। वो इतना ज्यादा वो हो गया था कि भाई रिजल्ट भी तो लेके आ रहा है, बंदा भी खतरनाक है, क्योंकि वो हमारा असेसर तो नहीं था, हो सकता है और किसी ग्रुप का हो, मैंने उसे नहीं देखा था उन्हें। तो वो आते हुए और वो घूमते हुए सिगरेट धीरे धीरे आगे जा रही है और वो चलते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही वो आगे आई, चलते चलते उन्होंने बुझा भी दी और वो बहुत ही सारा एकदम सिनेमैटिक सा था। उसके बाद वो आए और खड़े वहां पे, तो उन्होंने वही बोला कि मैं कुछ भी ऐसा, क्योंकि रिपीटर्स थे हमारे में, हाँ हमारे में कोई फ्रेशर नहीं था, 40 लोग जो स्क्रीन इन हुए थे उसमें सब रिपीटर थे, ये भी एक डिफरेंट चीज थी, सब रिपीटर्स थे। और एक और स्पेशल चीज थी कि उसमें PR भी बहुत सारे थे, प्रीवियसली रिकमेंडेड, लाइक देयर वर अराउंड 12 पीपल हु वर प्रीवियसली रिकमेंडेड, एंड इन माय ओन ग्रुप देयर वर 3 प्रीवियसली रिकमेंडेड। ये हमारी कौन सी एंट्री थी? सर NCC स्पेशल एंट्री, NCC स्पेशल, क्योंकि सर उसमें जनरली मेरिट आउट बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इवन आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड, दैट्स व्हाई उसमें काफी लोग PR थे। तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि ये सब रिपीटर्स हैं, मैं कोई APJ अब्दुल कलाम और अमिताभ बच्चन वाली बात नहीं बोलूंगा, मैं बस यही बोलूंगा, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि जब तक तुम अंदर से मतलब ये मानते हो कि मैं रिकमेंड हो सकता हूँ और मैं होऊंगा, तो बिलीव मी, यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि चेंज कर लो अपना करियर ऑप्शन, ये ऐसा, वो गलत है। अगर तुम्हारे पास अटेम्प्ट्स हैं और तुम्हें बिलीव है ऐसा कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। मैं यही बोलूंगा, जो भी आज नहीं होंगे सेलेक्ट उनके लिए यही बात बोलूंगा। तो बहुत अच्छी चीज बोली थी उन्होंने, बहुत अच्छा, क्योंकि ये बहुत मोटिवेटिंग है। जनरली लोग बोलते हैं कि शायद तुम फिट इन नहीं हो, ये वो, हमने कितनी बार सुनी है, बट अगर मैं वही सोच के अगर मान लेता तो शायद मैं नहीं होता, आज अकेडमी नहीं जा रहा होता। क्योंकि उस समय जो भी शब्द बोले जा रहे होते हैं लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। यस सर, राइट, और एक सामने एक ऐसे अथॉरिटी बोल रही है जिसकी बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। पर अब तो वो बंदा बोल रहा है जो अरे भाई। तो फिर सर उन्होंने ये बोला, उसके बाद उन्होंने बोला कि आई विल अनाउंस द नेम्स, और तुम लोगों को अपना, नहीं, आई विल अनाउंस द चेस्ट नंबर्स, और तुम्हें अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीजें, और अपना रोल नंबर, ये 3 चीजें बोलनी है मेरे चेस्ट नंबर बोलते ही। तो सर रोल नंबर सब लोग याद करने लगे जैसे उन्होंने ये चीज बोला, तो क्योंकि रोल नंबर जनरली वो ऑल्दो हम कोई याद नहीं रखता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, चेस्ट नंबर ही हर जगह लिखा होता है, रोल नंबर तो थोड़ा बहुत ठीक है। मुझे तो वैसे भी सर क्या बोलते हैं, भूल ही गया था। हाँ। तो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने नाम लेना स्टार्ट किया, फर्स्ट नाम लिया तो सबने देखा, अच्छा PR था, सबको पता था। एक तो जो प्रीवियसली रिकमेंडेड थे उनके बारे में सबको पता ही होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही बार बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन प्रीवियसली रिकमेंडेड है, सारी चीज़ सबको आइडिया था। तो एक चेस्ट नंबर लिया, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट चेस्ट नंबर का नाम लिया तो देखा, अच्छा ये भी PR है, तो एक आइडिया हो गया था कि यार वैसे भी NCC एंट्री है, 12 तो ऑलरेडी PR हैं, तो कितने ही रिकमेंड होंगे तो PR में से ही होंगे, जो भी थोड़े बहुत होंगे, बट एक होप रहती है कि तुमने मेहनत की है, क्योंकि मैंने अपने, जैसे मैंने बताया, मेरे ग्रुप में 3 PR थे, मैंने उनसे बेटर ही परफॉर्म किया है GTO में, जो एक चीज मैं देख सकता था, बाकी पीछे का मुझे नहीं पता कि मैंने इंटरव्यू में, लेकिन GTO में मुझे दिख रहा था कि आई वॉज नॉमिनेटेड, मतलब कि हाँ ही इज डूइंग गुड, मतलब ऐसा मुझे इतना आइडिया था कि हाँ मैंने अच्छा किया है, अगर मेरे ग्रुप से अगर उनका आएगा तो उससे पहले मेरा नाम आना चाहिए, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। तो सर उन्होंने फिर थर्ड नेम मेरा था, उन्होंने जब चेस्ट नंबर बोला, मेरा चेस्ट नंबर 26 था, तो उन्होंने चेस्ट नंबर 26 बोला, तो चेस्ट नंबर, तो मेरी सर जो हार्ट बीट है मतलब एक टाइम के लिए एकदम शांत हो गई थी, और मेरी आवाज़ मतलब वही है निकल नहीं रही थी। मैंने बोला कि सर मोहित कुमार, और मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ बोला, एंड सर रोल नंबर मैं भूल गया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आगे आ जाओ इधर, मतलब जहाँ पे बाकी रिकमेंडेड कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा हो गया। अब मैं उसके बाद का तो मुझे ना कुछ पता है कि वो क्या नाम ले क्या ले, लेकिन मैंने जब इधर उधर ऐसे मतलब देखा अपने अगल बगल में, तो मैंने देखा कि सब PR हैं, मतलब, और उन्होंने फाइल बंद कर दी उसके बाद। और अभी भी मतलब मैं शॉक नहीं हूँ, अभी मैं मतलब नॉर्मल नहीं हुआ, मतलब मुझे यही लग रहा है, क्योंकि सर एक और इससे कनेक्टेड चीज़ है, मतलब मेरे जस्ट वहाँ बैंगलोर जाने से पहले मतलब मुझे आया था ऐसा सपना कि सबको, जब लोग, तुम बहुत चीज़ कोई तुम्हारे दिमाग में चल रही है, बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जनरली उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। तुम सो भी कम रहे होते हो, तुम पढ़ रहे होते हो अपना उस टाइम पे SSB से पहले, तो मुझे सपना आया था कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ और सारी चीज़ें हो रही है, मैं सबको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और जब वो सुबह सपना टूटा तो जो तकलीफ होती है ना, इतना दुख कि ये सपना था, अरे यार। तो मुझे उस टाइम यही लग रहा है कि ये फिर से कहीं सपना तो नहीं है, तो मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगा मुझे ये कि नहीं यार ये सपना नहीं होगा, क्योंकि ये सब सपने में जनरली जो हमारी जो मेमोरी है वही चीज़ें बनाती है जो ऑलरेडी जिनको हम जानते हैं, पर यहाँ पे सब लोग नए लोग दिख रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं ये सपना नहीं है। और उसके बाद सर मैं रोया हूँ, अच्छे से रोया हूँ,
बहुत और मतलब वो वाला वो भी गलत हो गया कि जो लोग बोलते हैं ना कि मर्द रोता नहीं है तो रोता है, अगर सामने वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए तो ज़रूर होता है। तो सर वो भी चीज़ पता लगी कि खुशी के आंसू जो हम सुनते हैं जनरली मूवीज़ में, ये सब के खुशी के आंसू, तो वो लाइफ में पहली बार मैंने फील किया कि खुशी के आंसू कैसे होता है। गाइस देख लो, इतना सब कुछ स्टेक पे है। भाई जो मोहित ने भी अपनी बातें बताई, एग्जैक्टली ये चीज आपके साथ भी होगी, हर एक कैंडिडेट के साथ होती है। जैसे इसने कहा ना कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी, राइट, तो इसका असर पूरा यहाँ तक होता, पूरे यहाँ तक होता। अब मोहित, फर्स्ट का तो चलो ठीक है, सेकंड कॉन्फ्रेंस इट वाज इजी। सर वो भी इजी नहीं था, मतलब अरे। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ही था। तो सेकंड कॉन्फ्रेंस का सर ऐसा था कि वो मेरी नेवल एंट्री थी, और उस टाइम तक मेरी पहले मतलब यही रहा है कि मेरी प्रेफरेंस आर्मी ही थी, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मैं नेवी के लिए इतना डेस्परेट नहीं था। बट हाँ, मुझे ये आइडिया था कि एनसीसी में मेरिट का इशू ये सब रहता है, तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, मतलब मैंने फॉर्म फिल किया तो आई विल गो फॉर द एंट्री। तो सर मैं गया था, बट आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, मतलब लाइक पर्टिकुलरली फॉर नेवी। जैसे आर्मी के लिए जाते हो तो हम आर्मी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या वेपन्स, ये सारी चीज़ें, बट नेवी का एज सच मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। और मैं वहाँ पे परफॉर्म किया, और मेरा उस टाइम पे मेरा आर्मी का मेडिकल भी चल रहा था, तो मैं इतना टाइम मुझे वैसे भी नहीं मिल पा रहा था, तो मैं वो पोस्टपोन करवा के अपना नेवी एंट्री देने गया था। अच्छा। और उसके कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ था कि ठीक है, मैंने वही वैसा ही परफॉर्म किया था जैसे मैं पहले करता हूँ, और मुझे यही था कि मैंने जो चीज़ें की हैं मुझे वही रिपीट करनी है, ऐसा कुछ नया नहीं करना, तो मैंने वो कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी सर उसमें नेवी में एक चीज़ डिफरेंट हुई कि पिछली बार तो सिर्फ वेटिंग हुई थी, इस बार वेटिंग प्लस अंदर एसआरटीज। और मुझे इतने अटेम्प्ट से ये आइडिया था कि जब एसआरटीज पूछी जाती हैं तो भाई तुम्हारा डिसीजन अभी बना नहीं है, अभी बनेगा तो फिर वो टेंशन आ जाती है कि यार, एक वो भी था कि यार रिकमेंड होने के बाद अगर अभी नहीं हुआ तो फिर यार कैसा लगेगा, लोग बोलेंगे यार ये तो तुक्के में हो गया, तो एक वो चीज़ ही माइंड में आने लगेगी। एसआरटीज क्या पूछे? हाँ सर वही तो, एसआरटीज मुझसे बहुत बेसिक सी पूछी थी। जैसे मुझसे ये पूछा था कि पहले एसआरटी नहीं, पहले एक सिचुएशन दी थी, मुझे बोला था कि तुम्हें एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी है विद द 29 स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग 29 लोग थे जो स्क्रीन इन हुए थे नेवी के लिए, कि तुम इन सब के साथ तुम्हें एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। तो वो मैंने सब बता दिया था डिटेल में। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज की, और उसके बाद अगर जब तुम ट्रिप से आंसर ही बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स है ना, उसमें से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस तो पता होते होंगे, बट वो ये भी जानना चाहते हैं कि अच्छा क्या आंसर देने से ये मोहित यहाँ बैठा है। ओके सर, तो सर ऑर्गेनाइजिंग का मैंने बहुत बेसिक बताया था कि हम इतने लोग हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हम व्हीकल बुक करेंगे, लाइक कोई ट्रैवलर, लाइक 29 है तो 2 ट्रैवलर काफ़ी होंगी। उसके बाद सर मैंने ये किया कि मैंने ये बोला कि हम उसके बाद हम ये जैसे उन्होंने डिस्टेंस बताया था कि इतने किलोमीटर, अराउंड 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो जगह है जहाँ तुम्हें घूमने जाना है। तो मैंने बोला कि मैं आराम से सर्च करूंगा कि वहाँ पे और क्या क्या आसपास की जगह है, हम वो सब आइटनरी में डालेंगे कि हम ये चीज़ भी घूम सकते हैं। हमने कुछ ऐसे चीज़ें रखी कि हम वहाँ पे रेडी टू आराम से बना सकते हैं, लाइक रेडी टू मेड, जैसे अपनी नूडल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कि हम वहाँ पे पिकनिक पे उसको एंजॉय कर सकें। और मैंने ये भी बोला कि हम स्पीकर्स एंड ऑल भी रखेंगे ताकि हम जाते वक्त सॉन्ग्स और ये सब एंजॉय कर सकें। तो ऐसा ही था सर मेरा आंसर, मतलब मुझे इतना याद नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने ये दिया कि ठीक है, अगर जब तुम वहाँ से वापस आ रहे हो तो इन द मिड योर व्हीकल गेट्स मतलब ब्रेक डाउन, कि वो खराब हो जाता है, अब तुम क्या करोगे। तो सर मतलब मैं सोच ही रहा था, फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि हम सब इंजीनियर्स हैं, मतलब और डिफरेंट ब्रांचेस के हैं। तो मैंने ये बोला था कि सर हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, तो सर उनकी हेल्प से हमारे पास, क्योंकि सारी चीज़ें तो होंगी, जो भी पार्ट्स, जो भी सारी चीज़ चाहिए, तो देखेंगे इंजन में क्या फॉल्ट है, और उसके अकॉर्डिंग सर हम खुद ही उस चीज़ को ठीक करके विल मूव फॉरवर्ड। तो ये था। उसके अलावा सर यही पूछा था कि अगर तुम्हें अपने ग्रुप से कोई 3 लोगों के नाम लेने हो रिकमेंड करने के लिए, तो जो तुम्हें लगता है रिकमेंड होंगे, तो तुम किन के नाम लोगे। तो उसमें सर मतलब मैंने थोड़ा डिप्लोमेटिक मैंने बोला था कि सर मुझे लगता है सब रिकमेंड होंगे, क्योंकि सर सब मुझे लग भी रहे थे, क्योंकि जीटीओ की परफॉर्मेंस देख ही रहे तो सब अच्छा ही कर रहे थे, तो इतना ईजी नहीं था कि मैं 3 नाम बोल दूं उनको। बट वो उस पर बहुत स्टिक किए, नहीं आई वॉन्ट 3 नेम्स। तो मैंने बोला कि सर 3 मैं नहीं बता सकता, मुझे लगता है कि सब रिकमेंड होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट एन एसेसर, तो मैं क्वालिटीज़ नहीं बता सकता हूँ कि ये बंदा ही रिकमेंड होता है ऐसा कुछ। मैं बस देख सकता हूँ किसने एफर्ट डालें, तो एफर्ट के बेसिस पर सब होंगे। मतलब मोहित आई वांट 3 नेम्स, वो बहुत ज़्यादा ही वो कह रहे थे। मैंने बोला सर मैं सीक्वेंस बता सकता हूँ, व्हाट वी से,
या मेरिट वाइज के कौन परफॉर्म किस हिसाब से कर सकता है वो बता सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन का नहीं बता सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है रैंक ही कर दो 3 लोगों को, तो मैंने रैंक कर दिया था और उसमें मैंने अपने आप को रैंक 1 किया था। Good. और सेकंड पे ऑलरेडी एक पीआर था और थर्ड पे जिसको गया था वो भी एक पीआर था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम क्या खाली प्रीवियसली रिकमेंडेड देख के रैंक कर रहे हो? मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, मैंने परफॉर्मेंस देख के रैंक किया है कि ऑल्दो वो प्रीवियसली रिकमेंडेड है बट स्टिल उन्होंने सर वापस कंसिस्टेंसी दिखा के अच्छा परफॉर्म किया है और इस वजह से मैंने रैंक किया है। तो उन्होंने बोला और तुमने अपने को फर्स्ट क्यों किया? तो मैंने उसका भी रीज़न बताया कि सर आई वॉज नॉट ओनली गुड इन जीडीज और सारी चीज़ों में, बट मैंने अगर मैं देख रहा हूँ मेरा डिफरेंशिएटर था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और बाकी चीज़ें, वहाँ पे मैंने उनसे बेटर किया जैसे हमने डिस्कस किया। तो सर आई थिंक मैं वहाँ पर उनसे एक अपर एज पे था, तो इस वजह से मैं टॉप पे था। तो यही चीज़ें मुझसे पूछी गई थी। उसके बाद सर फिर मुझे लगा कि अब मैं बाहर आ गया, अब मुझे ये पता नहीं कि जो मैंने बोला सही है गलत है जब तक रिजल्ट नहीं आया। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस था, मैं बाकी को बता रहा था जो मेरे साथ थे। एक और जो मेरा दोस्त था मतलब वो भी प्रीवियसली रिकमेंडेड था, तो मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा है। तो वो बोल रहा है कि नहीं तुझे ऐसा नहीं, तुझे ये भी बोलना चाहिए था। मतलब वही है कि सबके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए। और तो मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गया कि अरे हाँ यार मैं इसको ये भी कह सकता था और मुझे शायद मुझे बेटर तरीका था। हाँ मुझे शायद मुझे 3 नाम दे ही देने चाहिए थे अगर वो इतना इंटेंस कर रहे थे। मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। और सर उसके बाद जो एसएसआर आए जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, हाँ। वो ही हमारा क्या बोलते हैं रिजल्ट लेके आए। और जब उन्होंने मतलब रिजल्ट सुनाया तो उन्होंने स्टार्टिंग हमने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था क्योंकि उससे पहले तक नेवी टेक जीएसएक्स में जनरली प्रीवियस बैचेस में 4-5 नेवी में ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं देते वो। तो सर इतनी ही चल रही थी। हाँ। तो अब उन्होंने नाम लेना स्टार्ट किया, फर्स्ट नेम लिया। इस बार चेस्ट नंबर तुम्हारा क्या था? सर इस बार मेरा चेस्ट नंबर 28 था। ओके। हाँ तो सेकंड लास्ट चेस्ट नंबर था मेरा। अच्छा। स्क्रीनिंग के टाइम पे भी मैं डर गया था कि ये तो क्योंकि कि बुलाएंगे स्क्रीनिंग भी कम होते कि हैं, बुलाएंगे भी नहीं बुलाएंगे, वही बात। कभी भी रुक जाएगी। वही सर। तो अब चल रहा है, उन्होंने पहला नाम लिया ही वॉज अ फ्रेशर, सेकंड नेम लिया ही वॉज ऑल्सो अ फ्रेशर, थर्ड नेम लिया ही वॉज ऑल्सो अ फ्रेशर, 4 नाम लिए, चारों के चारों फ्रेशर। तो अब हम सब टेंशन में आ गए, मैं ही नहीं वो मेरे साथ जो और पीआर थे सबकी हालत खराब कि 4 नाम हो चुके हैं, चारों फ्रेशर हैं, तो शायद ये ले ही नहीं रहे रिपीटर क्या। तो उन्होंने 5वां नाम लिया रिपीटर। उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद सर मतलब टोटल हमारे में 8 रिकमेंड हुए थे। तो जब उन्होंने मतलब अपना 6th नेम लिया ही वॉज अ पीआर फ्रॉम आर ग्रुप। फिर उन्होंने 7th नेम लिया ही वॉज ऑल्सो पीआर फ्रॉम आर ग्रुप। उसके बाद हो गया, उसके बाद उन्होंने फाइल बंद कर दी और मेरा टेस्ट नंबर अभी तक नहीं बुलाया था। और आई वॉज लाइक के जो भी मेरे मन से थोड़ा बहुत निकला क्या हो गया। उसके बाद मैंने सर नीचे किया, मैंने बोला अरे शायद सही में मैंने एसआरटीज में ही कुछ मैंने मतलब अंदर ही मैंने कुछ वो किया और उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है कि तुम्हारा डिसीजन अभी बना है तो उसमें ज़्यादा वो होता है। और वो ऐसे जानने वाले थे, उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट हैपेंड, उन्होंने पूछा कि डू यू वांट वन मोर नेम। तो ओके चेस्ट नंबर 28 सर। ये तो इतना वो था कि मैंने बोला कि क्या ये क्या है ओह ऐसे कौन करता है। तो सर ऐसे मेरा उन्होंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ओके यू कैन क्लैप फॉर द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। उन्होंने सबके तालियां बजाई, उसके बाद ही लेफ्ट द रूम। तो ये था सेकंड वाला। और आंसू नहीं निकले? नहीं उस टाइम आंसू नहीं निकले, इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ बच गया। अरे इज्जत बच गई। तो मुझे थोड़ा प्रोसेस करनी है इन्फॉर्मेशन। ऐसा कितना गंदा करते हैं ना। वही सर वो लोग ये मैंने देखा है, मतलब ये हर बार तो नहीं होता बट हाँ कभी कभी वो एक तरह से खेलते हैं मतलब हमारी फीलिंग्स के साथ, शायद उनको भी अच्छा लगता है। चलिए अब हम थोड़े से हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि देखिए मुझे जैसे आप यू गॉट रिकमेंडेड 3 times एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको ये भी रिकमेंड होना चाहते हैं, ठीक? तो लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर और रिपीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि एसएसबी की तैयारी कैसे की जाए, राइट? आप लोग आपके टोटल 12 अटेम्प्ट हो चुके हैं जिसके अंदर आपके 3 बैक टू बैक रिकमेंडेशन है, राइट? आई बिलीव तुमने बहुत सारे टेक्निक कर रखे, हर एक चीज़ कर रखे हो, ये जो कैंडिडेट करता है। एसएसबी की तैयारी कैसे करें, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज? तो सर अगर मैं अपने इतने लंबे एसएसबी एक्सपीरियंस से बोलूँ तो सर आई बिलीव कि एसएसबी एक मतलब उसमें परफॉर्म करना एक छोटे टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं है। मतलब अगर किसी को अगर एसएसबी में रिकमेंड होना है तो उसकी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि कोचिंग जाने से वो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। ऑल्दो कोचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक सही डायरेक्शन देती है, एक गाइडेंस देती है कि तुम सही डायरेक्शन में मूव करो। लेकिन अगर तुम अपना रूटीन और अपनी सारी चीज़ें इंप्रूव नहीं कर रहे हो पहले से, तो वो कुछ टाइम में तुम
ऐसा मतलब कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम कुछ कमियां तुम में है तो वो अगर सही जगह जाओगे तो वो ठीक होंगी बिल्कुल। तो यही मेरा है। अब मैं फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो फ्रेशर के हिसाब से सर मुझे लगता है कि उनके पास एक एज होती है। एज इस चीज़ में होती है कि जनरली सब लोग इतने सीरियस नहीं होते कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में प्रिपेयर होके जाएं। तो ये मैंने भी की है गलती और बहुत लोग करते हैं। तो सर जो अगर एक फ्रेशर अगर वो पहले अटेम्प्ट में सही जगह से गाइडेंस ले ले या फिर खुद ही इतना सीरियस होके वो अच्छे से प्रिपेयर होके जाए तो सर उसको एक ये एडवांटेज मिलता है कि बाकी लोग जो हैं वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो उसको स्पेशली इन जीटीओ स्पेशली इन जीटीओ उसको बहुत ईजी होता है टू परफॉर्म। मतलब लोग हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते। मतलब मुझे याद है कि तुम कुछ भी करो लोग तुम्हें देख रहे थे, अच्छा ये कैसा कर रहा है। तुम्हें पूरा मौका मिलता है हर चीज करने का। तुम्हें ये मौका भी मिलता है, तुम हेल्पिंग नेचर दिखा सकते हो, तुम वहां पे सपोर्टिव नेचर दिखा सकते हो, तुम लीड भी कर सकते हो। बट वही डिफरेंस आ जाता है रिपीटर्स में कि वहां पे सबको अब सब पता है और इस चक्कर में वो एक दूसरे के लिए ही हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और वो एक दूसरे के लिए ही प्रॉब्लम मतलब एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं कि नहीं ये कर रहा है नो सर फाइन। तो इस वजह से सर मुझे लगता है तो फ्रेशर अगर कोई कैंडिडेट है कि नो डाउट उसको भी परफॉर्म करना है, उसको भी अपनी OLQs वहाँ पे प्रेजेंट करनी है, अपना जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे से देना है, एग्जीक्यूट करना है। बट वही एक डिफरेंस आ जाता है कि उसके पास ये रहता है कि वो बाकियों से ज़्यादा अगर वो प्रिपेयर होके गया है तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा और लोगों को इतना मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती है। ये तो चलो इस बात की हो गई कि मतलब कि एक फ्रेशर को तैयारी करके जाना चाहिए इस राइट की। मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द रिपीटर्स ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट को बस ऐसे देखते हैं चलो देखते हैं यस सर। बट वो देखना नहीं चाहिए राइट। वो क्या समझ गए। बट अगर SSB से पहले की तैयारी क्या क्या करें एक फ्रेशर्स को लिए क्या एडवाइस है ये सर? जैसे आपने एक चीज तो बता दी कि one should take a guidance from the right place. यस सर। Okay, and the right place is SSB सही। okay. And अब second, third, perfect. अब आप तो ओके तो सर आफ्टर टेकिंग गाइडेंस मुझे ऐसा लगता है कि लोग जनरली क्या है कि थोड़ा सा ले डाउन बिहेवियर हो जाता है कि ठीक है अब तो हमने सीख लिया सब और हम कर लेंगे परफॉर्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक SSB है तब तक अगर तुम्हें वो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है तो यू हैव टू बी ना एक फ्लो में रहना पड़ेगा। तुम्हें खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोग कहीं से भी मतलब अगर वो गाइडेंस ले चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो SSB साइट से लेते हैं तो उनके चांसेस वैसे ही हाई हैं। बट उसके अलावा उन्हें मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ मतलब उसके बाद अगर ढीले पड़ गए वो घर जाके या फिर जब तक उनका SSB पास है या टाइम है अगर वो अपनी तरफ से उन चीज़ों को माइंड में नहीं रखते हैं उसका एक बेटर तरीका ये है कि आपका एक अच्छा ग्रुप बनता है जब आप जो कि मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कि तुम्हें एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक ग्रुप मिलता है जो कि तुम्हारे जो सेम गोल को अचीव करना चाहता है। तो तुम्हें एक वो फेलो कंपेनियनशिप मिलती है जहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे तुम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। और अगर तुम उनके साथ करते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंप्रूव करने को मिलता है। किसी में कुछ क्वालिटीज अच्छी होती हैं, किसी की जीके अच्छी होती है। तो तुम इस तरीके से अगर आफ्टर मतलब अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर तुम अपना एक ग्रुप बनाते हो, साथ में प्रैक्टिस करते हो टिल द टाइम योर SSB कम, तो तुम एक फ्लो में रहते हो और तुम्हें वहां पे जाके कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ इट्स लाइक गाइस आप लोगों को क्या करना चाहिए that first of all you should take a coaches from the right place, right? Second thing, अगर अब आपका SSB के पीछे थोड़ा सा टाइम पीरियड है, so in that case stay connected with the process and stay connected with the like-minded people ताकि आप लोगों को चीज़ें पता तो रहेगी, राइट? और आपने अपने आप को कंटिन्यूसली असेस करते रहिए और इसको इम्प्रूव करते रहिए। अभी रिपीटर पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि क्योंकि तुमको प्रेशर का तो बता दिया, यस सर, रिपीटर के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा रप्पा चाहिए होता है। यस सर। बताओ। तो रिपीटर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत बहुत लगेगी, मतलब मेहनत लिटरली बहुत लगेगी, क्योंकि बात वही है कि वहाँ पे जब तुम SSB में जाओगे तो फ्रॉम द डे वन ही तुम्हें पता है। अगर सेम चीजें होती तो वो सबको सेम रखते, वो अलग अलग नहीं करते कि फ्रेशर से एक तरफ आ जाओ स्क्रीन आउट। वो पहले दिन से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है और वो डिस्क्रिमिनेशन लिटरली तुम्हें फील होता है फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ असेसर, फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ GTO। क्योंकि मैंने वो डिफरेंस देखा है कि GTO किस तरीके से तुम्हें ड्यूरिंग PGT और वो सारी चीज करता है, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ही नोज एवरीथिंग, उससे मैं गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उसमें मैं लीनियंट क्यों रहूं। वहीं पे फ्रेशर में मैं देखता हूँ तो कि हम यहाँ पे PGT कर रहे हैं, बगल में फ्रेशर ग्रुप कर रहा है, तो उनसे बहुत प्यार से बातें की जाती हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ये भी, और यहाँ डांटे पड़ रही हैं। तो
वो एक पार्ट ऑफ वो है, लेकिन हाँ रिपीटर्स के लिए ये है कि तुम्हें सच में तुमसे एक एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, क्योंकि तुम इतने अगर तुम अटेम्प्ट दे चुके हो तो उनका ऐसा लगता है कि ये फिर से आ रहा है, और अगर ये अब अगर अच्छे से प्रिपेयर होके नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सीरियस नहीं है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बोर्ड का टाइम वेस्ट कर रहा है। हम तो लोग एक रिपीटेड तैयारी कैसे करे तो? सर रिपीटर पहले तो वही सही जगह से गाइडेंस ले और सही जगह SSB लाइक उसके बाद यही है कि सर रिपीटर का यही है कि रिपीटर को पहले तो क्योंकि जैसे फ्रेशर है हाँ। तो वहां पे तुम्हारा जो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग जो तुम्हारा प्रोसेस होता है वो भी अच्छा, तुमने कैसे की? तुम ये बताओ, जैसे कि तुम 9th-10th तक तो तुम्हारा स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट का तो, ये सर बट यहाँ से गाइडेंस लेने के बाद तुम्हारा स्केड्यूल क्या था? ओके सर, यहाँ से गाइडेंस लेने के बाद मेरा ये था कि मैंने भी अपने दोस्तों के साथ हमने एक अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। तो सर वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन गूगल मीट। हम रोज शाम को मतलब खाना खाने के बाद हम लोग बैठते थे, जहाँ पे हम शेड्यूल हमने बना रखा था कि आज हम पीपीडीटी की प्रैक्टिस करेंगे, आज हम जीडी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आज हम जीपीई करेंगे। तो सर इस तरह से हम करते थे। और सर यही है कि रिपीटर्स में डिफरेंस ये आ जाता है कि तुम्हें अब अपना अंदर होने के लिए तुम्हारा एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अपने पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हुआ था, उसके बाद मैं लगातार 2 बार स्क्रीन आउट हुआ, और ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बस यही था कि स्क्रीनिंग एक कंपैरेटिव प्रोसेस है कि तुम्हें बाकियों से बेटर करना है अपने ग्रुप में। तो सर रिपीटर्स में सब अच्छा करके आते हैं ऑलरेडी, और वो लोग स्क्रीन इन है पहले, इसका मतलब उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा, तुम्हें और बेटर करना पड़ेगा। तो सर मैंने उस पर भी बहुत काम किया है। और एसएसबी साइक से आने के बाद भी सर, जैसे मैंने बताया कि हम लोग पीपीडीटी जीडी ये सब प्रैक्टिस करते थे, तो अपनी कम्युनिकेशन पे सर मैंने बहुत काम किया है। क्योंकि सर मेरी इतनी कुछ लोगों का सर इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि उनका मे बी स्कूलिंग हो फैमिली, तो सर आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, पापा फौज में है, तो सर नॉर्मल हमारे घर पे हिंदी है, स्कूलिंग भी सर केवी से है, केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश टीचर भी हिंदी में बात करता है तो सर कुछ चीजें हमें खुद से इम्प्रूव करनी पड़ती हैं जो कि किसी को पहले से मिल जाती है। तो अब तुम वे तो कर नहीं सकते कि यार नहीं हमारे लिए अनफेयर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें करना पड़ेगा, और उसी में मजा है। जब तुम खुद से कोई चीज धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो और उस पर काम करते हो और तुम्हें खुद में डिफरेंस दिखता है, तो सर उसका तो एक अलग ही मजा है, मतलब खुद पे काम करने का। तो सर मैंने अपने कम्युनिकेशन पे काम किया, अपनी जीके पे हम लोग जैसे हम जीडी के टॉपिक्स डिस्कस करते थे तो वहां से नॉलेज मिलती थी। किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है अगर किसी टॉपिक से, तो वहां से कुछ पता लगता था कि ये कैसे बोल रहा है। हम लोगों ने वैट की रिस्पॉन्स भी डिस्कस करते थे, तो इस तरीके से सर हम प्रैक्टिस करते थे। तो बेसिकली आप डेली कनेक्टेड रहते थे एसएसबी, कुछ ना कुछ तो डिस्कस कर ही रहे हो। यस सर, उससे एक ये रहता था कि हाँ मतलब हमारे माइंड में वो चीजें चल रही हैं कि हमारा एसएसबी है। भले उनमें से कुछ लोगों को बहुत टाइम था एसएसबी आने में, लेकिन वो लोग तब भी आते थे क्योंकि उनको पता है कि इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा फ्लो टूटता है, चेन ब्रेक होती है, तो फिर वापस उसमें रिदम में आने में टाइम लगता है। बहुत टाइम देते हैं। यस सर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका साइकोलॉजी वाला सेक्शन, राइट? यस सर। टैट वैट एसआरटी एसजी, तो स्टार्टिंग विद टैट। लेट्स सपोज फर्स्ट 8 अटेम्प्ट एंड देन गाइडेंस, क्या फर्क आया है टैट के अंदर? सो सर टॉकिंग अबाउट माई टैट, तो सर अर्लियर मैं बहुत सिंपल सी स्टोरी बनाता था। मतलब सिंपल से मेरा मतलब है कि उसमें मैं इतना नहीं सोचता था, मतलब कि पिक्चर अगर दिख गई है तो मैं सोचता था कि अगर मैंने पहले घर से सोचा हुआ है कि मैं अगर ऐसी पिक्चर आएगी, अगर 4 लोग हैं तो मैं कुछ ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट किया है तो उसमें मैं नॉर्मल एक एक्सीडेंट की स्टोरी बना दूंगा। तो मैं इतना, मुझे उसके बारे में पता नहीं था कि टैट को किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में किया जा सकता है। तो मतलब वही बेसिक स्टोरी जैसे हम पीपीडीटी में बनाते हैं, मैं वैसे ही टैट को भी टैकल करता था। बट सर आफ्टर कमिंग टू एसएसबी साइक, तो मुझे सर मतलब टैट का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही मिला आपकी तरफ से। जैसे कि आपने बताया कि टैट को मतलब तुम बहुत ईजी, क्योंकि मुझे सर बहुत एक परहेज भी था, मतलब मुझे लिखने से, मतलब ऐसे भी मैं स्पीड मेरी बहुत स्लो है। बचता ही था, तो बचता ही था। हाँ मैं बचता हूँ, मतलब मैं वो मेरा स्टार्टिंग से ही है। मैं स्कूल टाइम पे भी कोशिश करता था किसी फ्रेंड से, जूनियर से अपने असाइनमेंट लिखवा लिए, कॉलेज में भी ये सारी चीज़ें। तो मतलब लिखना मेरे को वही लगता था, मतलब वैसे भी लिखना पसंद नहीं था, ऊपर से फिर टैट में एज अ टेस्ट के वो टेस्ट है तो उसमें और मन नहीं करता था। बट सर जैसे आपने फिर यहाँ पे एसएसबी साइक में बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट का अगर हम एग्जांपल लें, तो आपने बताया कि अगर तुम उस एक्सीडेंट को, अगर तुम कोई पर्टिकुलर तुम्हारी अगर नोन जगह है जिससे तुम फैमिलियर हो, अगर वो जगह इमेजिन करोगे कि वहां पर अगर एक्सीडेंट हुआ तब तुम क्या करोगे, तो सर उसके बाद ये होगा कि फिर सोचना
मतलब जो तुम्हें आइडियाज हैं वो अपने आप आते थे, मतलब इतना इजी हो गया कि अच्छा अगर वहाँ पे होगा तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे एरिया में होगा तो वहाँ पे अच्छा वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है पास में, वहाँ लेके जा सकता हूँ, या फिर पास में एक अंसारी हॉस्पिटल है मैं वहाँ लेके जा सकता हूँ, या फिर इस टाइम पे है तो इस टाइम पे वो क्लिनिक भी खुला होता है वहाँ, मतलब इस तरीके से इतना ईजी हो गया कि जब आपने बोला कि उसको तुम अपने आप से रिलेट करो, या फिर जैसे आपने एक थीफ वाली थीम डिस्कस करवाई थी कि अगर चोरी हो रही है तो तुम अगर उसको अपने पड़ोस के किसी घर को इमेजिन करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हुआ कि वहाँ पे खिड़कियां कहाँ कहाँ पर हैं, वहाँ पर एक बैल्कनी भी है जो कि तुम्हारे घर से बहुत ही क्लोज है, तुम डायरेक्टली वहां से जा सकते हो, तो तुम्हारे क्या बोलते हैं कॉलोनी में कितने एग्जिट हैं तुम वहां से उसे उन्हें कवर कर सकते हो। तो सर उसके बाद ये हुआ कि टैग फिर मुझे मतलब टेस्ट की तरह नहीं, मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गया कि मुझे बस वो प्रोसेस, मुझे वो पिक्चर देखनी है, वो पिक्चर को देख के मेरे माइंड में क्या आ रहा है और मतलब मैं उसको अगर अपनी लाइफ से अगर जैसे ही मैं रिलेट करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर मैं उसको जैसे कहानी लिखते हैं ना अपनी कि हाँ कहानी लिख रहा हूँ, फिल्मी कहानी, तो फिर वो ऐसे हो जाता था, इसलिए मतलब फिर टैग मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। तो ये तो रही सर टैग की बात। तो ये जो भी हमने फोटोज हमने डिस्कस की, जो भी हमने पढ़ाया, सेम तीनों रिकमेंडेशन में आपने इम्प्लीमेंट किया? यस सर। सेम फोटोज तो सर चेंज होती रहती हैं, हाँ। बट अप्रोच अगर तुम सही हो तो सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी फोटो में। अच्छा, अब बात करते हैं वैट की, WAT की, राइट? फर्स्ट राइट अटेम्प्ट देन गाइडेंस, क्या डिफरेंस आया वैट में? सर वैट में भी जैसे उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि वैट में हमें जो वर्ड वहाँ दिया गया है, जो कि उनकी गलती नहीं है, ऐसे सर वहाँ पे बोलते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड वट एवर कम्स इन टू योर माइंड, बट हम ही उसको मे बी बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कहीं और से गाइडेंस ले चुके हैं उनके इन्फ्लुएंस से, या फिर यूट्यूब हो गया, बहुत सारी चीज़ों, तो हमें ऐसा लगता है कि वैट में जो वर्ड है हमें वो वर्ड यूज़ करके ही कोई सेंटेंस बनाना है। इस चक्कर में कई बार हम जो असली में जो हम उस वर्ड को देख के जो हमारे इमोशंस आ रहे हैं, जो हमारे माइंड में हम वो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें यही दिमाग में कि ये वर्ड होना चाहिए उस सेंटेंस में। तो ये मैं उससे पहले करता था, बट सर SSB साइक के बाद आपने बताया कि वैट का यही मतलब है कि उस वर्ड को देख के तुम्हारे माइंड में जो भी थॉट आ रहा है तुम्हें वो चीज़ लिखनी है। तो सर फिर उसके बाद फिर बहुत ईजी हो गया कि अगर मेरे माइंड में मदर आ रहा है और मदर को देख के मेरे माइंड में अगर लव आ रहा है तो मैं मतलब उससे रिलेटेड ही कुछ लिखूंगा। अगर फादर को देख के मेरे माइंड में अगर प्रोटेक्शन ऐसा कुछ आ रहा है तो आई विल से कि फादर इज प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली, मदर इज द एपिटोम ऑफ लव, तो मैं वैसा कुछ लूंगा जो मेरे मतलब मेरे माइंड में क्लिक किया, जो एसोसिएट हम लिंक कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे, और फिर वो बहुत इजी हो गया क्योंकि हमारा माइंड बहुत शार्प है, मतलब वो समय पता नहीं है वो कि अगर कोई वर्ड देखें तो बहुत वो तो सेकंड के 100वें हिस्से में मतलब हमारे माइंड में थॉट आता है और वो अच्छा ही आता है नो डाउट। तो तुम उसको लिखोगे तो वो अच्छा ही होगा, और तुम्हारी जो मेन चीज़ है, जो रिक्वायरमेंट है साइकोलॉजी की, तुम्हारी पर्सनैलिटी डिपिक्ट होनी चाहिए, वो तभी होगी नेचुरल वे में। तो ये एक बात बताओ, जैसे कि फर्स्ट 8 अटेम्प्ट्स में के बाद तुम SSB साइक का है, yes, तुमने लगा नहीं यार यहाँ पे तो कोई DIPR और SSR है ही नहीं, ये मन में तो आया तो होगा? हाँ सर ये आया, बट फिर भी क्यों आया फिर? ओके तो सर ये SSB साइक के बारे में मुझे पता था बहुत पहले से, मतलब कि हाँ मतलब मेरे जब ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हुए थे, 4-5 अटेम्प्ट हुए थे, तब भी मैंने मतलब इसके बारे में सुना था, जैसे कोई रिकमेंड हुआ, बट मैंने फिर इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लिया। फिर मुझे ये लगा कि यार ये तो कोई मतलब असेसर तो है नहीं, सब लोग लेते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग से जहाँ पे ऑलरेडी कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, DIPR ट्रेंड है। बट वही है कि मैं उनके जब वीडियोज़ देखता था कुछ तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि यार इनका जो नेचर है, पर्सनैलिटी है, तो यार यहाँ पे मैं खुल के अपने डाउट्स कैसे पूछ पाऊंगा, थोड़े स्ट्रिक्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे इतना फ्रैंक नहीं हो सकते हो। बट सर जब मैं आपके वीडियोस देखता था, जिस तरीके से आप बात करते थे, तो ऐसे लगता था कि यार ये मतलब हमें इतना एज डिफरेंस नहीं है एक तो, मतलब कि तो हम बहुत चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। सर को पता होगा कि अभी एक जो कैंडिडेट है वो किन चीज़ों से जूझता होगा, रेदर देन कि अगर कोई ऑफिसर जो है उन्होंने बहुत सालों पहले SSB दिया हुआ है, तब में और अब में बहुत डिफरेंस है। तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे आना चाहिए, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं, मेरी जैसे कि मुझे स्पेशली इंटरव्यू में ही मुझे। बट फिर भी लगा तो होगा ना कि यार असेसर तो चाहिए, लोग ऐसे सोचते होंगे, तुमने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? सर इसका एक और रीज़न था कि जब मैं जालंधर में मेरा SSB था और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो वहाँ पे एक कैंडिडेट था मेरे ग्रुप में जो कि मुझे बहुत सही लगा, वो बंदे का नेचर कह लो, उसने जिस तरह परफॉर्म किया बहुत अच्छा लगा। तो वो होता है कि कुछ लोगों पे तुम पे ट्रस्ट आ जाता है बहुत सही कि ये अच्छा बंदा है, अगर ये तुम्हें कुछ सजेस्ट करेगा। तो जब मैंने उससे बाद में बातचीत की कि यार मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि तेरा GTO
अच्छा था, तू अच्छा परफॉर्म किया तूने, और जिस तरह का तेरा नेचर है यू शुड गेट रिकमेंडेड, बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहा होगा, मे बी जो चीजें नहीं दिख रही हैं, साइक हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। तो फिर मैंने बोला कि व्हाट शुड आई डू, तो उसने मुझे बोला कि यू शुड गो टू एसएसबी साइक। तो मुझे पहले से ही मैंने सुना तो हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि यार ये बंदा अगर बोल रहा है जो कि, और जिसको मैं ट्रस्ट भी करता हूँ। कौन था? सर ही वॉज पवन, हिज नेम वॉज पवन, एंड ही इज राइट नाउ इन ओटीए गया, तो ही इज ऑल्सो योर स्टूडेंट। तो सर ही टोल्ड मी कि यू शुड गो देयर और बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, स्पेशली इन इंटरव्यू। तो मुझे लगा कि यार अगर ये बंदा बोल रहा है और मैं इस बंदे पर ट्रस्ट करता हूँ, तो फिर मुझे जाना चाहिए। और मुझे भी सर वो एक होता है कि तुम्हें खुद से आता है, तुम किसी इंसान को सुनते हो, किसी की बातें सुनते हो, तो एक वो होता है ना कि तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार, मतलब ना ये थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात खुद, मतलब खुद से जो चीजें मैं चाहता हूँ वो पूछ पाऊंगा और चीजें मुझे समझ में आएंगी। वो एक होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी, इट इज अबाउट कि द वे यू एक्सप्रेस। तो आप जिस तरीके से बात करते थे, तो वो एक बड़े भाई जैसा एक वो फील आता था कि हाँ यार ये समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे और तुम्हें शायद बेटर समझ में आएंगी चीजें। पूछ, अपनी बातें रख लेंगे, समझ जाएंगे। हाँ यस सर, और तुम समझ भी पाओगे। डांट नहीं मारेगा। यस सर, डांट मारना वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बड़ा भाई डांट भी मारता है। हाँ। बट वही था कि तुम्हें चीजें ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे तुम, क्योंकि वो इतना एज डिफरेंस नहीं है। जैसे कि सर जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी नाइट आउट पे जाना है दोस्तों के साथ या कहीं मूवी जा रहे हो, तो पापा से पहले भाई को बताते हैं। हाँ। क्योंकि वो समझ पाएगा कि हाँ यार इस एज में मैंने भी किया हुआ है, हॉस्टल में रहता है। हाँ। पापा शायद हो सकता है कि वो सीधा मना कर दे। हाँ कि नहीं नहीं ये है। तो इस वजह से सर वैसा ही वाला था कि वो जो एसएसआर है वो सर, वो तो ग्रैंड पापा भी नहीं, ग्रैंड फादर की तो यही रीजन था। देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में भी आया है कि यार एसएसबी साइक पे तो कोई डीआईटी वाले एसएसआर है नहीं, है तो नहीं, फिर भी तो वीडियो देख रहा है। रीजन इज क्योंकि टू द पॉइंट बात, सीधी जो बात है वही बात होगी। राइट, जब ऑलरेडी पता है इस चीज से रिकमेंडेशन मिलेगा, राइट, मुझे प्रोसीजर तो तुमको बताना है ही नहीं। भैया जो रास्ता मैंने ट्रेवल किया वही मोहित ने किया है, वही आप करने वाले हो। जो गलती मैंने की है वही मोहित ने की, वही तुम करने वाले हो। व्हाट आई कैन डू, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि भैया ये 8 रास्ते में ये होने वाला है। एंड अगर हम लोगों ने अपना रास्ता पार कर लिया, इफ यू गॉट रिकमेंडेड, एंड यू कैन आल्सो गेट। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को तो ये पता है कि इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये हमने 3 रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो पहले कितना कितना ड्यूरेशन इंटरव्यू चला? सर जो मेरा सर रिकमेंडेशन वाले इंटरव्यू, ओनली, हाँ, ओनली रिकमेंडेशन। तो सर जो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन वाला जो इंटरव्यू था, जो 24 एसएसबी में था, तो जो वो वहाँ के प्रेसिडेंट सर ने लिया था सर, वो मेरा अभी तक का शॉर्टेस्ट इंटरव्यू था। मतलब जो मैंने दिए हुए थे, मेरे ख्याल से सर वो हार्डली 20 मिनट्स का इंटरव्यू था। ओके। और मैं इस वजह से बहुत टेंशन में भी था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 20 मिनट्स का इंटरव्यू, क्या उनको मतलब नहीं लगा कि हाँ मुझे इस पे और टाइम वेस्ट करना चाहिए क्या। ऑल्दो सर मतलब वो 20 मिनट्स में मतलब जो भी मुझसे पूछा गया था, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल अपने दिल से जो मुझे फील होता है, मैंने वही चीज़ आंसर की थी। बट मे बी वो उनका स्टाइल ही था, क्योंकि सबका ही इंटरव्यू छोटा ही चल रहा था, 20 to 25 मिनट इट वॉज द पैटर्न। तो ये था, तो वो बहुत छोटा इंटरव्यू था। बट इसके एकदम अपोजिट जो मेरा नेवी वाला इंटरव्यू था सर, वो इट वॉज लिटरली अराउंड 1.5 आवर, 1.5 घंटा। क्योंकि उनका वही था, उस पर कई फोकस तो यही था कि यार आर्मी के तेरे सारे, क्योंकि मेरे सारे अटेम्प्ट उससे पहले आर्मी और एक एयरफोर्स का था, बट नेवी का कोई अटेम्प्ट नहीं था। एक स्क्रीन आउट था, तो वो उसमें पीआईक्यू में नहीं दिख रहा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि एकदम से क्या तुम्हारी अवेकनिंग हुई? तो वो चाह रहे थे कि मतलब उनको मैं, मतलब वो चाह रहे थे मुझे कन्विंस करके, कैसे तू नेवी में जाएगा, तू आर्मी से रिकमेंडेड है, तू बैकअप की तरह आया है, इफ यू गेट्स। तब तक मेरी मेरिट नहीं आई थी एनसीसी की, कि अगर तू आ जाएगा तो चला जाएगा। तो इस चीज पे चल रहा था, इस पे भी बहुत टाइम गया। उसके अलावा भी सर उन्होंने मतलब हर चीज बहुत ही डेप्थ में पूछी थी, चाहे जीके हो, टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे थे। नेवी का फॉर्चुनेटली इतना कुछ नहीं पूछा था, मैं इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया। हाँ, तो नेवी का नहीं पूछा था, बट हाँ उसके अलावा सर उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा, और मतलब जितनी चीज़ें भी कवर कर सकते थे फैमिली से रिलेटेड, पीआईक्यू में जो भी मेरी हॉबीज़ हैं, मेरे जो भी मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर में अचीवमेंट्स हैं, सब चीज़ें उन्होंने मतलब पूछी थी। और इस वजह से उसमें काफ़ी टाइम लगा था, और वो इंटरव्यू मेरा सबसे बड़ा था। उसके बाद सर जो मेरा थर्ड रिकमेंडेशन प्रयागराज में सर, वो एक वो मतलब मीडियम साइज तो नहीं, वो भी बड़ा था, लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू था, और 45 to 50 मिनट का इंटरव्यू था ये सर उसकी डिविजन। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर तुम्हारा 2 बार इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, राइट, और 1 बार तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है नेवी में। यस सर। अब लेट्स सपोज कि अगर तुम्हारा तीनों अगर हो जाता, तब क्या ज्वाइन करते हैं?
सर तीनों हो जाते हैं तो मतलब तीनों की ज्वाइनिंग लेटर सामने, हाँ सर। कौन सा उठाना चाहिए? तुम क्या उठाते? सर मैं आर्मी उठा था। आर्मी उठा। यस सर। पर तुमने नेवी में फिर ये क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया? सर नेवी में सर मैंने उस टाइम पे बोला कि मैं नेवी उठाऊंगा। ये तो कैसे? हाँ, तो सर मैंने उनसे बोला कि सर आई वुड चूज नेवी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे इससे पहले अटेम्प्ट्स तो सब आर्मी के हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सर, क्योंकि मेरा स्पेशल फोर्सेस का था, मतलब उससे पहले आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं नेवल एंट्री से जो टेक्निकल एंट्री होती है GSX, मुझे नहीं पता था कि मैं उसके थ्रू भी मार्कोस या फिर स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सर मुझे वो काफ़ी टाइम बाद उसकी रियलाइजेशन हुई, मुझे पता लगा, जो कि मतलब मुझे एक लास्ट अटेम्प्ट में एक कैंडिडेट मिला जो कि ही वॉज ऑलरेडी सर्विंग इन नेवी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यू कैन फ्रॉम नेवी टेक और नेवल एंट्रीज आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्पेशल फोर्सेज। तो सर मुझे मैंने उनको बोला कि तो सर अगर मैं स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं नेवी से भी कर सकता हूँ। और सर मार्कोस का नाम तो सर पूरे वर्ल्ड में मतलब वो तो मशहूर है कि फानी का मगरमच्छ। तो मैंने यही बोला कि अगर मुझे चूज करना होगा पैरासिफ में और मार्कोस में, तो सर मार्कोस चूज करूंगा। अरे वाह। और मैं उससे रिलेटेड चीजें पढ़ के गया ही था हाँ। कि इनकेस अगर वो कुछ काउंटर पूछते हैं मार्कोस से रिलेटेड के कैसे ट्रेनिंग होती है और कभी कब ऑपरेशन उन्होंने जिस तरह के ऑपरेशंस किए हों, तो उसके बारे में पढ़ के गया था मैं। अब जैसे अब तुमने ये बताया कि मैं ये पढ़ के गया था, यस सर। और क्या क्या चीज एक स्टूडेंट को पढ़ के जानी चाहिए? ओके, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि SSB का कोई, पहली बात तो कोई सिलेबस ही नहीं है डिफाइंड, और कोई लिमिट भी नहीं है पढ़ने की। तो इसलिए ना कई बार कैंडिडेट्स को क्या होता है कि वो फीलिंग नहीं आती कभी भी सेटिस्फेक्शन वाली कि हाँ आई एम प्रिपेयर्ड, तो उस चक्कर में वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं और उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं इस चक्कर में कि शायद इस बार मैं इतना अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम और करके आऊँगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3 बार रिकमेंड हो चुका हूँ और मुझे अभी तक वो फील नहीं हुआ है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर गया था। वो कभी भी नहीं होगा वो चीज़। नॉलेज है, हाँ नॉलेज है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा कि जो तुम्हें मतलब करके जानी ही चाहिए और जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम SSB देने जा रहे हो। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें खुद के बारे में पता होना चाहिए। खुद के बारे में पता होने से मतलब ये है कि तुम जहाँ से आते हो, तुम जहाँ से बिलोंग करते हो, तुमने जो एजुकेशन जहाँ से ली है और तुमने जो पढ़ाई की है, तुम्हारी जो भी स्ट्रीम में तुम्हारी ग्रेजुएशन रही है, तुमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और तुम अभी करेंटली जो कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें अपने उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में अगर कुछ तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज़ बुरी क्वालिटीज़ बतानी, तो लोग वहाँ पे सोचने लगते हैं। तो उससे एक ये जाता है कि ही इज़ नॉट सेल्फ अवेयर नहीं है और अपनी आसपास की चीज़ों से, सराउंडिंग से अवेयर नहीं है। तो ये आगे और चीज़ों से कैसे घुलेगा मिलेगा, जिनके साथ ये इतने टाइम से रह रहा है, वहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो सर मेरे लिए ये मतलब मैं ये मानता हूँ कि पहले अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपनी एजुकेशन, जिन लोगों से तुम कनेक्टेड हो, जिस जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, तुम जो अभी करंटली जो काम कर रहे हो, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ही बाकी चीज़ें आती हैं, जिसमें GK भी इंपॉर्टेंट है, पर वही है कि वो सेकेंडरी चीज़ है। फिर GK में भी मतलब ये होता है कि तुम ऐसी चीज़ें करो कि जो कि तुम अभी उस टाइम पे चल रही हैं और तुम्हारी डिफेंस से ज़्यादा कनेक्टेड चीज़ें हैं। लाइक अगर तुम्हें अभी ये नहीं पता कि कौन सी, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर मतलब आर्मी एंट्री, तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिसेंट प्रोक्योरमेंट हुआ है या फिर कोई भी डिसीजन लिया गया है, तो तुम्हें अगर वो नहीं पता और तुम बाकी चीज़ें बता पा रहे हो, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पहले सबसे पहले जिस चीज़ से तुम कनेक्टेड हो, वो चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद तो अगर जो एंट्री जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यू गोइंग फॉर अ टेक्निकल एंट्री, तो बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। स्पेशली अगर तुम एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, तो तुम्हारी उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ मतलब इसका कोई वो नहीं है कि ये तुम्हें रिकमेंड करवाएगा या बाहर करवाएगा, लेकिन ये तुम्हारी क्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये बंदा मतलब अपने से रिलेटेड जिन चीज़ों से कनेक्टेड है, उनमें ये इंटरेस्टेड रहता है और उनको अच्छे से करता है। और अगर अपनी एजुकेशन अच्छे से की है, तो आगे चल के हम जो इसे सिखाएंगे ये उसे भी अच्छे से करेगा। ये तुम्हारा एक ट्रेड बताता है। दैट्स इट। अच्छा मोहित, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आने से पहले तुम कुछ इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ बता रहे थे कि तुम्हारा कुछ इंटरव्यू में तुम्हारे मार्क्स कम, कुछ तुम्हारे क्वेश्चंस थे रीजनिंग वाले। यस राइट। वो क्या चीज थी, मतलब क्या पर्पस था? ओके, तो सर मैं बताना चाहूँगा कि मतलब मैं SSB में जब भी जाता था, तो मैं अपना साइक में पूरा अच्छे से कर रहा हूँ, मैं GTO में जैसे मैंने बताया परफॉर्म करता हूँ। बट मेरा हर बार ये होता था, क्योंकि जो मेरा एकेडमिक ग्राफ है वो काफ़ी ही ज़्यादा मतलब एक नाइकी के शेप में ही रहा है। मतलब कि पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लाइक टिल द 10th आई गॉट 10 CGPA, और उसके बाद सीधे 12th में आई गॉट 62,
और उसके बहुत से रीज़न थे कि मैं, एक तो हो सकता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, मैं स्पोर्ट्स में आया, बहुत अच्छा किया उसमें, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी गया, बट तब भी वो था ना कि मुझे भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि फ्रॉम 10 CGPA टू डायरेक्टली 62%। तो जब भी एसएसबी में वो क्वेश्चन आता था तो जो असेसर्स होते थे वो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट में डालते थे इससे रिलेटेड कि वाई 62%, मतलब इतना इतना ड्रॉप कैसा आ सकता है, क्योंकि इतना, और मैंने किसी का देखा भी नहीं था कि मुझे कोई हेल्प आउट कर सके कि वो कैसे हैंडल। ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। यस सर, और ये पूछा भी जाता था, और इस चक्कर में मैं हमेशा शांत हो जाता था, चुप हो जाता था, और उसके बाद मेरा जो बचा हुआ इंटरव्यू है वो अफेक्ट होता था, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं सोचता था कि यार मैं इस वजह से शायद मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन इस वजह से शायद मैं रिकमेंड हो ही नहीं पाऊंगा। हर बार इंटरव्यू में यही चीज़ आती है, और जो मेरे पिछले 4 कॉन्फ्रेंस थे उनमें सब में, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा खास आंसर था नहीं, क्योंकि मुझे खुद से ही लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है, मतलब मैं गिल्ट में रहता था, क्योंकि ऑल्दो मेरे पास रीजंस भी थे, बट बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट जो मेरे अंदर था कि नहीं यार मैंने 62 आया, मैंने बहुत कुछ गलत किया है, तो उस चक्कर में मैं उन रीजंस को ढंग से देता भी नहीं था, और मैं चुप हो जाता था, अपनी आंखें नीचे कर लेता था। तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ हो नहीं पाएगा, मतलब इसके वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बट आफ्टर कमिंग टू एसएसबी साइक, जो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज जो यहाँ पे सीखी, जो था वेयर योर मेडल्स। अरे शाबाश। जो सर ने बताई थी, और वेयर योर मेडल्स वाज लाइक कि ना, उसने मतलब कंप्लीटली चीजें चेंज कर दी मेरे लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं, बस उसमें सर इतना बताते हैं कि तुम्हारे जो भी अचीवमेंट्स रहे लाइफ में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जिन चीजों पे तुम प्राउड फील करते हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे वो दुनिया को पता हो, वो कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो सिर्फ तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें पता है तो वो काफी है, क्योंकि तुम उसके बारे में सोच के प्राउड फील कर सकते हो, और वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। तो जब वो चीजें मैंने की और मैंने लिखा, तो मुझे पता लगा कि मैं तो सोच रहा था कि मैं रिकमेंड नहीं होता, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि जो लोग रिकमेंड हो रहे हैं मैं उनसे बहुत ही ज्यादा ऊपर स्टेज पे था, मतलब मैंने इतनी चीजें की हुई थी, बट मुझे रियलाइजेशन नहीं थी, जो कि वेयर योर मेडल से मुझे रियलाइजेशन मिली। और उसके बाद तो फिर ये, और सर ने ये भी क्लैरिटी दी कि ये मार्क्स कमाना कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई पाप नहीं है। सर ने एक लाइन बोली थी, मुझे आज भी याद है, कि भाई अनलेस अंटिल यू आर इन जेल, तब तक तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अगर तुमने कुछ पाप किया होता तुम जेल में होता, अगर तुम बाहर हो तो तुमने कुछ ज्यादा गलत किया नहीं है। तो इस चीज ने मुझे इतना रिलीफ फील कराया कि हाँ शायद, मतलब मैंने इतना भी कुछ गलत नहीं किया है। वो रीजन थे कि मैं जिस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाया अपने बोर्ड में 12th में, तो मुझे, लेकिन वो रीजंस पे भी प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि वो सबने नहीं किया था। तो फिर उसके बाद मैंने यही चीज सोच ली कि हाँ अब मैं गिल्ट में नहीं आऊंगा, और मैं अपनी अचीवमेंट्स को याद रखूंगा कि मैंने क्या क्या लाइफ में सर की लैंग्वेज में उखाड़ा हुआ है। तो फिर यही चीज हुई कि जब मेरा अगला इंटरव्यू, जो कि मुझे मिला जब भी मौका, जो मेरा 10th अटेम्प्ट था, तो जब मुझसे पूछा गया कि इतने कम मार्क्स, तो मैंने बोला कि हाँ सर, क्या बोलते हैं, आई गॉट दिस नंबर ऑफ मार्क्स और बिकॉज ऑफ दिस इज द रीजन, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली। तो उन्होंने बोला कि डोंट यू थिंक कि 62 बहुत कम थे, तुम्हें उसमें बुरा नहीं लगा? तो मैंने बोला कि सर मुझे लगा, लेकिन सर उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी कि उस साल सर मैं आई रिप्रेजेंटेड भोपाल रीजन इन केवीएस नेशनल्स, और मेरी पूरी क्लास में 4 से 5 लोग थे जिनके 90+ % थे, बट आई वॉज द ओनली वन जो नेशनल खेला हुआ था। तो सर ज्यादा बड़ी अचीवमेंट तो मेरी थी, और इस चीज से मैंने वो टैकल की। और यही नहीं, मैंने उसके बाद हर तरह के जो भी क्वेश्चंस आते थे एग्जाम्स ना निकलने पे या कुछ भी करने पे, तो जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है, मतलब मैं बाकी बहुत सारी चीजों में एक्टिव रहता था, मैं उन सब चीजों को आगे पुट फॉरवर्ड करता था कि हाँ सर ये चीज ऐसा नहीं है मैं कर नहीं रहा हूँ कोशिश, और ये हो जाएगी, और होती भी है, कि वो टाइम लगता है, क्योंकि तुम कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी हो सकती है, शायद तुम अपनी फिजिक पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी और ज्यादा हॉबीज पे काम कर सकते हो, तो वो चीज बहुत अच्छी है, उन पे काम करना अच्छा है, लाइवलीनेस नेचर भी अच्छा है। तो अगर तुम वो चीजें साथ में लेके चल रहे हो, तो तुम उन चीजों को भी बताओ कि सर मैं ये भी इंप्रूव कर रहा हूँ, जो कि मुझे एज एक अच्छा ऑफिसर बनने में हेल्प आउट करेगी। मैं सिर्फ अगर उसी पे फोकस करूंगा, तो सर मुझे नहीं लगता कि मैं अगर एक बार रिटर्न निकाल भी लिया, तो सर अल्टीमेटली एसएसबी में ही आना है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू आर प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर या फिर कोई भी तुम्हें छोटा फील नहीं करा सकता, या फिर तुम्हें गिल्ट में नहीं डाल सकता। और द मोमेंट यू स्टॉप फीलिंग गिल्ट अबाउट एनी ऑफ योर फेलियर्स, दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल बी अनस्टॉपेबल। गाइस, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप समझे या नहीं समझे, बट मोहित ने बहुत बड़ी काम की बात बोली है। राइट, मौका मिले तो इसको वापस रिवाइंड करना, उसी पॉइंट से स्टार्ट करना, 2-3 बार सुनना और समझना क्या कहना चाहता है। बिकॉज ये जो पॉइंट था ना,
ऐसा नहीं था कि एसएसबी साइक पे आके तुम्हारा कुछ कोई अचीवमेंट आ गया, नहीं। रिवाइंड करो, वापस देखो एंड यू विल गेट टू नो कि कहा क्या है, और फील करो, क्योंकि दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मोहित को पता चला ही इज द बेस्ट, एंड दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे इसके 10 रिकमेंडेशन इसके बिल्ड होना स्टार्ट हो गए थे। गाइस यू नो एवरीथिंग। तुम्हें एसएसबी की तैयारी करनी थी, सामने पूरा फॉर्मूला तो बता दिया गया, यू जस्ट नीड टू टेक द लीप ऑफ फेथ, जॉइन एसएसबी साइक। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे इंटरव्यू के अंदर करंट अफेयर्स के लिए जैसे बहुत सारे मिथ्स तो हैं, बट मिथ से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या सजेशन है कैंडिडेट्स को कि करंट अफेयर्स के लिए उनको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट? जस्ट तुम्हारी क्या अप्रोच है? सर करंट अफेयर्स के लिए तो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज हैं कि मतलब कंफ्यूजन ही ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुम यू आर वर्किंग, तो मेरे ख्याल से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना इट्स नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि न्यूज़पेपर पहली बात तो पढ़ने में ही अगर तुम उसे ढंग से पढ़ रहे हो अच्छे से, उसके पूरे आर्टिकल्स को, नॉट ओनली द हेडलाइंस, तो तुम्हें आराम से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और अगर तुम वो ही कर पाओगे क्योंकि बचे हुए टाइम में, तो फिर बाकी चीज़ें कैसे करोगे? जैसे बहुत चीज़ों पे तुम्हें अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने इंटरव्यू पे काम करना है, अपनी फिटनेस पे काम करना है। तो आई गेस अगर तुम वर्किंग हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक मैं फॉलो करता था, यूट्यूब चैनल्स हैं काफ़ी, लाइक अनअकैडमी है, स्टडी IQ है, एक और है 24/7 करके एक चैनल है जिसमें प्रशांत धवन करके सर हैं, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके के यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी काम आसान कर देते हैं। मतलब वो न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को और तुम्हारे मतलब बहुत एक अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं, दोनों साइड बताते हैं, तो तुम भी डिसीजन मेक कर सकते हो कि हाँ इस पे ये हो सकता है। और प्लस कुछ चैनल्स हैं जो कि डेली न्यूज़पेपर्स का भी एक एनालिसिस डालते हैं। लाइक आई यूज टू वॉच दृष्टि IAS, तो उसमें वो डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस लेके आते थे। तो उसमें क्या है, तुम्हें मतलब जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी मतलब उन्होंने इंपॉर्टेंट कट शॉर्ट कर रखी है और उसमें वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो ये चीज़ें कर सकते हैं जो वर्किंग लोग हैं। उसके अलावा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि जॉब नहीं कर रहे, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम है। मैं उनको तो बोलूँगा कि दे शुड रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि उसके अपने ही एडवांटेज हैं, उसके काफ़ी एडवांटेज हैं। लाइक तुम्हारी एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने से तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी। सेकंड चीज़ है कि तुम्हारी अगर तुम उसको बोल बोल के पढ़ते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे तुम खुद डिसीजन मेक कर सकते हो कि हाँ तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और न्यूज़पेपर में तो बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, विच एवर सूट्स यू, जो तुम्हारे लिए ईजिली अवेलेबल है, कर सकते हो सर। तो इस तरह से न्यूज़पेपर मतलब और यूट्यूब के थ्रू मतलब की जा सकती है। तुमने एक बात बहुत सही बोली कि अब करंट अफेयर्स के लिए इतने ज्यादा सोर्सेस है, तो कंफ्यूजन ज्यादा कि करे कहाँ से। यस सर, राइट। सो व्यूअर्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोहित ने बहुत सारी वेबसाइट्स बताई। गाइस गो एंड चेक। और बात है कि कोई भी एक पकड़ लो, किसी भी एक चैनल को पकड़ लो और उसको जस्ट फॉलो करते रहो, राइट? डेली बेसिस पे करते रहो, अपना रूटीन बनाते रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि जब तुम एसएसबी साइक के अंदर थे, राइट, देयर वर मेनी मेमोरीज, राइट, इन द क्लास, राइट? तुम्हारा बेस्ट इंसिडेंट कौन सा क्लास का? सर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, क्योंकि सर एसएसबी साइक में पहली बात तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि तुम बहुत ही स्ट्रिक्टली कोई क्लास, या मतलब जब आप पढ़ा रहे हो तब पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके अलावा हम एंजॉय भी बहुत करते थे। तो अगर मैं बेस्ट इंसिडेंट शेयर करूँ सर, 2 इंसिडेंट है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एक तो जब हमने अपने अकेडमी में बर्थडे सेलिब्रेट किए थे 2 ऑफ आवर कैंडिडेट्स, तो उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। लाइक डांस, उनके साथ गाने गाए, डांस किया, सेलिब्रेट किया पूरा, तो वो काफ़ी ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा सर ये है कि जो दोस्त थे मेरे, मतलब अकेडमी वाले, वो लोग पीजी में रहते थे, तो मैं यहाँ से उनके साथ जाता था, और उनके साथ जैसे एक वन ऑफ द कैंडिडेट ही हैड हिज बर्थडे, तो वो साथ में सेलिब्रेट किया था, रात को वहाँ पे पार्टी की, सारी चीज़ें। और अगर मैं कोई ये मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, जो हुआ, जब पीजी वाली चीजें, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है, मतलब यू पीपल लिव लाइक फैमिली। तो नॉट ओनली हियर, मतलब इसके बाहर निकलने के बाद भी तुम्हारा इतना अच्छा बॉन्ड रहेगा कि तुम्हें कभी भी ऐसा लगेगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक सर बिजी हैं, तुम्हें तुम्हारे डाउट्स हैं, सारी चीज़ें, तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो, मतलब दे विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। उसके अलावा
एक फनी इंसिडेंट था जो मैं शेयर करना चाहूँगा। लाइक जैसे कि सर का ऐसा होता है कि जब पढ़ाते हैं सर, तो जैसे हमारी लाइंस बनी हुई तो सर बोलते हैं कि यू मतलब आफ्टर लंच और बिफोर लंच, मतलब जो अगर कोई आगे बैठा है और कोई पीछे बैठा है तो यू हैव टू शफल। तो वो शफल करने से क्या है कि सबको थोड़ा मौका मिल जाएगा आगे बैठने का, अच्छे से, मतलब अगर किसी को सुनना है सारी चीज़ें, मतलब सबको बराबर का वो मिले। हाँ, ऐसा करके तो एक बार ऐसा हुआ था कि हाँ, हमारे बैच में एक कैंडिडेट था, तो ही इज राइट नाउ ही इज इन अकेडमी। both of them are in academy बोथ ऑफ देम, जिनके बीच and में ये, together हाँ, they are both of them इन together सेम अकेडमी। हाँ। तो क्या बोलते, उनमें से एक मेरे कॉलेज का था, आदित्य। तो ऐसा हुआ था कि हम लोग स्विच करना चाह रहे थे, बट वो उसका ऐसा था कि मैं स्विच नहीं करूंगा। और हम लोग मतलब इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मुझे अभी सोच के लगता है कि कितना बचकाना था, लेकिन उस टाइम पे इंपॉर्टेंस लगती थी कि नहीं यार, हमें भी आगे बैठना है। जो कि मुझे अब लगता है कि यार इतना क्या ही फर्क पड़ा था, लेकिन हाँ, तो वो आगे बैठा है। तो अब जब स्विच करने का टाइम आया तो आदित्य हो गया हम लोग बोलने के भाई हमें स्विच करना है, अब तेरे को पीछे जाने का टाइम है। बट वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आगे बैठूंगा क्योंकि मैं सुबह जल्दी आता हूँ, तो मुझे आगे बैठना है। तो इस चीज़ के पीछे भी बहस हुई थी। फिर सर ने बोला तो मान भी गया था। बट हाँ, इस तरह की चीज़ें होती थी, तो इससे पता लगता था कि सब इतना मतलब आगे और पीछे से डिफरेंस इतना ही आता था कि सर से थोड़ी सी जो वो है क्लोज में, सर की जो आवाज़ है वो थोड़ी लाउड हो जाएगी, इतना ही डिफरेंस होगा, सुनाई तो सबको सेम लगेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए भी फाइट कर रहे थे कि हाँ, हम कितने मतलब आगे रहेंगे तो शायद हमें कुछ ज़्यादा परसीव हो जाए या कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो ये एक फनी इंसिडेंट था। गुड। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द जीटीओ। राइट, जीटीओ इट्स लाइक कि बहुत सारे टास्क हो। राइट, तो जीटीओ की अगर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द पीजी, पहले मैं आउटडोर टास्क की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आउटडोर टास्क के रिगार्डिंग तुम्हारी क्या अप्रोच है, या तुम क्या एडवाइस करोगे व्यूअर्स को? सर, आउटडोर टास्क का मतलब एक तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ना, लोग ये सोचते हैं कि ग्रुप, जो कि उसका नाम ही है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो तुम्हें एज अ ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं कि तुम ग्रुप में कैसा बिहेव करते हो। बट लोग उसको एक इंडिविजुअल टास्क की तरह लेते हैं और मतलब सोचते हैं कि मैं अच्छे से कुछ परफॉर्म कर दूं तो शायद मैं आउटशाइन हो जाऊंगा। बट मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले तो तुम्हें वो ग्रुप की तरह देखना पड़ेगा कि तुम एज अ ग्रुप तुम अपनी टीम को कितना अच्छे से आगे लेके जा सकते हो। अगर तुम ये करने लग जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि तुम उसको एज अ ग्रुप समझो कि ये ग्रुप टास्क है जिसमें तुम्हें एज अ ग्रुप परफॉर्म करना है। मोहित, बोलते तो हर कोई, सब कोई यही बोलता है, बट फिर भी लोग फील नहीं कर पाते। इसी पॉइंट को थोड़ा फील कर रहा है। ओके, तो सर जैसे कि मैं बताऊंगा, जैसे मुझे भी इससे पहले ऐसे ही लगता था, एसएसबी साइक आने से पहले, कि उसमें मुझे हर टास्क में खुद अपना परफॉर्म करना है और मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ बाकी ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता था कि हाँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा तो शायद मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। बट जैसे कि आपने बताया कि जीटीओ इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग टास्क और सॉल्विंग पीजीटी एंड ऑल, इट इज ऑल अबाउट कि हाउ यू बिहेव इन द ग्रुप और तुम ग्रुप के साथ कैसे हो। तो सर उसके बाद सर बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम GOR कर रहे हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, तो उसमें जरूरी नहीं कि तुम्हें हर बार किसी को हेल्प करना है, तुम्हें दिखाना ही है कि मैं ही खींचूंगा या फिर मैं ही उसको पुश करके ऊपर चढ़ाऊंगा। तुम्हें ये देखना है कि ग्रुप हेल्प, ऑब्वियसली बात है हेल्प करनी है, बट तुम्हें ये देखना है कि सबसे अच्छे से ग्रुप की कैसे हेल्प हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है वहां पे, जो कि अच्छे से अगर मतलब किसी सबको पुल कर सकता है, तो मैं सोचूंगा कि मेरे अलावा चेस्ट नंबर 22 को ये काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप की उससे ज्यादा हेल्प होगी। और अगर मुझे लगेगा कि कोई बहुत लाइट वेट है तो मतलब उसे पहले चढ़ा दो, वो बाकी लोगों को मतलब वो बहुत इजी रहेगा। या फिर मतलब जिस तरीके से भी ग्रुप में हम एज अ ग्रुप हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भले मुझे खुद को पीछे रखना पड़े तो वो भी बढ़िया है। क्योंकि जीटीओ ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि तुम कैसे डिसीजन ले रहे हो वहां पे, तुम आपस में जो बात कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, अगर मैं किसी से स्विच कर रहा हूँ, किसी और को मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पीजीटी में अगले टास्क में भी बढ़ना है, और पीजीटी 3 में अटके रह गए तो हमारा ग्रुप वैसे ही पीछे रह जाएगा। तो वो भी एज अ ग्रुप इमेज ही जा रही है कि ग्रुप ही खराब है, कि ग्रुप वाले आपस में ही मतलब आइडिया है इनके पास, कुछ लोग बाहर से दे रहे हैं, बट क्योंकि इनकी बॉन्डिंग और इनके डायनामिक इतने खराब हैं कि ये आपस में आइडिया शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ग्रुप, तो उसमें सबका नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैं आगे हूं और मैं अगर कुछ फॉर एग्जांपल मुझे कोई आइडिया ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं आगे बढ़ पाऊं, तो अगर मुझे पता लग रहा है कि हाँ मैं अगर ग्रुप की सुन रहा हूँ कि किसी को आइडिया है, तो मैं वहां पे स्विच कर सकता हूँ, अपनी जगह छोड़ सकता हूँ। उससे अगर ग्रुप का फायदा हो रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। तो यही तो होता है कोऑपरेशन। यस सर। ओके, ये तो हो गया हमारा आउटडोर टास्क का। जीटीए में हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप प्लान एक्सरसाइज होते हैं। ये इन शॉर्ट अगर मैं तुमसे पूछूं कि जीटीए में एक कैंडिडेट की अप्रोच कैसे रहे पूरे, ताकि वो उसे लगे कि यार अच्छा उसका आउटडोर टास्क अच्छा हुआ है,
ओके तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग परफॉर्म तो सब करते हैं, सब अपने जीके पे काम करके आते हैं, जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर फिटनेस पे काम करके आएंगे तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। बट जहाँ पे वो लैक करते हैं वही वाली चीज़ कि कोऑपरेशन और टीम को साथ में लेके चलना। तो अगर तुम्हारा ग्रुप तुमसे खुश नहीं है तो तुम समझ लो कि तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। खुश, और वो तुम्हें GTO 1 के बाद ही आइडिया मिल जाता है। क्या तुम्हें अपने फर्स्ट 8 अटेम्प्ट में ऐसा फील हुआ था कभी? सर ऐसा फील नहीं हुआ था क्योंकि वो मेरा बाय इनहेरेंट मेरा नेचर था ऐसा। हाँ। तो मुझे ऐसा तो पहले फील नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा किया है बहुत, बट मुझे दिख रहा होता है कि नहीं, वो नहीं सुन रहा था ग्रुप की, वो अपना आगे हर बार मतलब आगे दिखने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसे लग रहा था शायद मैं ही अगर हर टास्क में आगे रहूंगा तो शायद GTO की मुझ पर नजर रहेगी। बट वो गलती कर रहा होता था, और कई बार नहीं मतलब मोस्टली मैं सही हुआ हूँ कि वो गलत जा रहा है, उसको लग रहा है कि वो सही जा रहा है, लेकिन हाँ हमें जो भी एज अ ग्रुप लग रहा है कि नहीं, ही वॉज परफॉर्मिंग इंडिविजुअली, तो उसके बाद उसको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ग्रुप के साथ चल रहे हो, फिर भले ही तुम इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ इन टास्क में, लाइक PGT हो गया या फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो गया, इतने ना कर पाओ, लेकिन अगर तुम एज अ ग्रुप अच्छे परफॉर्मर हो, लाइक अगर तुम ग्रुप में कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम एक हेल्पिंग नेचर भी दिखा रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल सब लोग आइडिया नहीं दे सकते, वहां पे इतनी जगह होती नहीं है, कोई भी टास्क हो तो उसमें 2 लोग इनफ है उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर बाकी शांत हैं उस टाइम पे, या सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई सामान छूट तो नहीं रहा पीछे, या फिर जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, मतलब टाइम नहीं लगा रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी रिकमेंड हुए हैं जो लोगों ने इतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया GTO में, बट स्टिल वो लोग ग्रुप के लिए कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे थे, वो बस ग्रुप को हेल्प ही कर रहे थे थ्रू आउट, जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट थी। अगर वो हेल्प करेंगे और मतलब ग्रुप को आगे बढ़ने में, तो वो रिकमेंड होंगे। मैं यहीं से पॉइंट कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। व्यूअर्स, आप ये समझिए कि आउटडोर टास्क में जैसे बताना कि अगर ऑलरेडी 2 लोग आगे अच्छा कर रहे हैं, दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप उनके साथ उनका सपोर्ट कीजिए। अब जरूरी ये नहीं है कि आप उनको करेक्ट करें। इन रियलिटी बताऊँ क्या एक्चुअल होता है, जो भी कैंडिडेट PGT HGT जब के अंदर होता है ना, पीछे वाले सारे उसको उसे मना ही कर रहे होते हैं। जो सोल्यूशन हो रहा वो नहीं, बस उसको मना ही कर रहे होते, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप समझिए, इंस्टेड अगर आप ये कर दे कि अरे गाइस, लेट हिम फर्स्ट ट्राई, लेट्स गिव हिम 10 सेकेंड्स फर्स्ट, एक बार उसको करने तो दो। आई बिलीव ये कैंडिडेट सबसे पहले रिकमेंड होगा, राइट? क्योंकि इसके लिए कोई फाइट नहीं है। यस सर। सब लोग तो फाइट किसके लिए करना चाहते हैं? दे जस्ट वांट टू गो इनटू द टास्क, दे वांट टू बी द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग। यस। इन शॉर्ट, जैसे भी हमने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है, जैसे मुन्ना भाई और सर्किट, हर एक बंदे को मुन्ना भाई बनना है। यस सर। बट सेलेक्ट सर्किट होगा, वो समझते नहीं है। यस सर। क्योंकि सर्किट इज द वन हु इज मेकिंग श्योर कि मुन्ना भाई का काम हो, बट एक तरीके से वो मुन्ना भाई का काम नहीं है, वो सबका काम है। यस सर। अगर मुन्ना भाई रिकमेंड हो रहा है तो सर्किट भी रिकमेंड होगा, ये ध्यान रखना, राइट? आई बिलीव आप ये एनालॉजी समझ गए होंगे। सो गाइज, आई बिलीव लाइक वी हैव डिस्कस अ लॉट, बट नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मोहित, नाउ आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट आर द 3 major suggestion would you like to give, या advice would you like to give to our viewers so that कि उनका recommendation immediately आ जाए? ओके तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है मतलब डिसीजन लो। एक बार लाइफ में हम लोग डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हम शायद यहाँ पहले आ गए होते, या फिर हमने ये डिसीजन पहले ले लिया होता। और वो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, कि अगर तुम्हें कहीं से प्रिपेयर करना है या गाइड करना है, और तुम्हें अगर अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ आई शुड बी देयर और मुझे वहाँ से ये चीज़ सीखनी चाहिए, तो उसमें अगर तुम्हारे अंदर से वो फील हो रहा है तो आई थिंक तुम्हें वो डिसीजन लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके वो लेनी चाहिए। सेकंड थिंग आई वुड से कि खुद पे भरोसा, जितना ज़्यादा तुम खुद पे भरोसा करोगे उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारे रिकमेंडेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक इफ़ यू बिलीव, सबसे पहले तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा, और बिलीव आएगा तुम्हारी प्रिपरेशन से। अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम्हें ऐसा अपने अंदर ये भरोसा है कि तुम रिकमेंड होगे, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर लोग मतलब तुम्हें फीडबैक दे रहे हैं और ये क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम खुद से, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया, जो कि केयरलेस होने से या फिर प्रिपरेशन ना करने से, हार्डवर्क ना करने से होता है हमारे साथ, तो उसके बाद बाहर कोई कितना भी बोल दे कि भाई तू रिकमेंड हो सकता है
या बहन तू रिकमेंड हो सकती है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद से टूट चुके हो। तो जब अगर तुम खुद पे अपने बिलीफ ला लोगे मेहनत करके, तो उसके बाद फिर स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट हो सकता है हो एक दो बार, लेकिन अगर तुम फील कर रहे हो कि तुम होगे तो तुम ज़रूर होगे। और थर्ड चीज़ जो मैं बोलूँ, जो कि मैं एक, हाँ, GTO के लिए एक चीज़, बहुत सही चीज़ बोलूँगा। जैसे एक कहानी है, हमने बचपन में कबूतर वाली स्टोरी सुनी है, जिसमें एक मतलब जो पकड़ते हैं पक्षियों को, तो वो क्या करता है कि एक जाल फेंकता है पेड़ पे और बहुत सारे कबूतर उसमें फंस जाते हैं। और ये बात वैसे मुझे साइकोलॉजिस्ट सर ने बताई थी हमारे SSB में, तो जो कि बहुत ही सटीक थी, वैसी जो कि सर भी बताते हैं। तो उसमें यही बोला था उन्होंने कि वो कबूतर बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब कोशिश कर रहे होते हैं, आई वुड से, कि बच के निकल जाएं या जाल को ऊपर कर लें, पर नहीं हो पाता। फिर वो लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं कि यार हम कैसे यहाँ से बच सकते हैं, और जब वो सोचते हैं कि हमें इतनी, अकेले में किसी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस जाल को उठा सके, पर जब वो साथ सब लोग मिलके जब वो कोशिश करते हैं, तो वो आराम से उस जाल के साथ उड़ के निकल जाते हैं। तो GTO इज ऑल अबाउट दिस, कि अगर तुम अकेले करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम एज अ ग्रुप अगर परफॉर्म करोगे, जो कि तुम्हारे फ्री PDT का डिस्कशन हो गया या फिर GDB हो गया, मतलब बहुत जगह हेल्प करेगा, जहाँ पे अगर तुम ग्रुप के साथ अगर तुम अपनी वाइब, अपने डायनेमिक्स अगर अच्छे कर लेते हो, तो तुम्हें SSB में क्या, इन जनरल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प होगी। तो दीज विल बी द 3 एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव द माई व्यूअर्स। गाइस आई बिलीव मोहित ने बहुत अच्छी एडवाइस आप लोगों को दी है। विद दिस थिंग गाइस, लेट मी रैप अप द एंटायर सेशन। देखिए, he was absolutely right about one thing, to take the decision. ये प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत सारे कैंडिडेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक चीज हमेशा जो हम लोगों को लगती है ना, हमें लगता है समय है, टाइम है, और ये टाइम है, और एक ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है टाइम कहाँ गया। यस सर। क्योंकि जब टाइम था तूने डिसीजन नहीं लिया, और अब टाइम नहीं है, अब तू प्रेशर में नाचेगा। एंड मैक्सिमम, आई वुड से मैक्सिमम ऑफ द SSB कैंडिडेट्स वो यही करेंगे, राइट। आप लोगों को ये लगता है कि अगर आप लोगों को SSB गाइडेंस चाहिए तो SSB से पहले लेनी चाहिए थोड़ा सा। अरे SSB की गाइडेंस है क्या? इट इज अबाउट गेटिंग द क्लैरिटी। यू नो व्हाट, द सूनर यू गेट द क्लैरिटी, डोंट यू थिंक यू विल डू बेटर इन योर लाइफ? थिंक अबाउट इट, राइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं तो SSB तो सर मेरा 3 महीने बाद है, मैं तब मैं लूंगा। अगर अभी ले लेगा तो तेरे को ये भी पता चल जाएगा कि SSB की कोचिंग के बाद तुझे और क्या क्या चीज करने की जरूरत है। At SSB Psych, guys, we do not tell you about the SSB procedure. You already know that. तुमको already पता ही है। But SSB is all about winning the life, doing good in your life. और अगर तुम्हें अगर after you are taking the coaching from me, you need to do better in your life. So guys, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिसीजन लो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, राइट। एंड आफ्टर दैट गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू रियली नीड हेल्प विद द SSB गाइस, ज्वाइन SSB Psych। आपको ऑफलाइन आना है, आप ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन आइए, राइट। हमारे दोनों मोड है। सीधी काम की बात होगी एंड यू आर लुकिंग फॉर रिकमेंडेशन, आई एश्योर यू, यू विल गेट द रिकमेंडेशन। जस्ट गिव मी वन अटेम्प्ट एंड यू विल डू इट फॉर श्योर। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो बाकी लोगों को भी भेजिए ताकि एक बार देखे, क्योंकि तुमने तो देखी, तेरा दोस्त भी देखेगा, उसको भी पता चलना चाहिए कि यार यहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड इट इज आवर लाइफ विच इज एट स्टेक। हल्के में मत लेना दोस्तों, बिकॉज इफ यू आर कमिंग हेयर, एक चीज समझना, तुझसे ज्यादा मैं तेरा रिकमेंडेशन चाहूंगा। सब्सक्राइब टू SSB Psych, join SSB Psych because this is a place where your dreams come true. With this thing दोस्तों, we come to the end of our this complete video session with Mohit. Thank you Mohit. It was really nice talking with you. Thank you.